अनचाहा विवाह में प्यार भाग 30। ठीक है फिर माम, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। राघव डाइनिंग टेबल की कुर्सी से उठकर अपना बैग लेकर आशा जी और मधु जी दोनों के पैर छूकर चला जाता है। ईशा ज्योति की तरफ देखकर, बेटा जल्दी खाओ, आपकी बस आती ही होगी। और यह आपका टिफिन बॉक्स हम बैग के अंदर रख रहे हैं। ईशा ज्योति का टिफिन बैग में रखकर बोलती है। ज्योति मजे से नाश्ता कर रही थी। मधु जी ज्योति की तरफ देखकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। ईशा और आशा जी यह देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ईशा ज्योति को स्कूल बस में बैठाकर घर के अंदर आती है। अंदर आकर आशा जी ईशा की तरह देखकर, मैं एनजीओ के लिए निकल रही हूँ। ईशा हाँ, मैं सर हिला देती है। ईशा अपने कमरे में आती है। ईशा कमरे में बिखरे कपड़ों को समेटकर फिर खुद ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। अपने कपड़ों को चेंज करके वो बाथरूम से बाहर आती है। ईशा तैयार होकर नीचे आती है। नीचे आदित्य को वहां देखकर, अरे आदि, तुम कब आए? बस अभी आया हूँ। मधु आंटी यहाँ बैठी थी तो बात करने लगा। वो मैं ज्योति को स्कूल छोड़ने के लिए आया था, पर मधु आंटी ने बताया कि ज्योति अब बस में जाने लगी है, इसलिए। ईशा आदित्य के लिए पानी का गिलास भरते हुए, हाँ तो रोज रोज ज्योति की मामा को परेशान थोड़ी ना करेंगे। ईशा की बात सुनकर आदित्य उसकी तरफ देखकर, ईशा तेरा और ज्योति का हक बनता है मुझे परेशान करने का, आखिर तू मेरी बहन जैसी है। अच्छा यह सब छोड़, वो मैंने तुझे कहा था ना मुझे तेरी मदद चाहिए तो करेगी मेरी मदद। ईशा आदित्य की तरह देखकर, अरे अगर मेरे लायक होगी मदद तो मैं जरूर करूंगा, तो चलना साथ में, मैं अभी ऑफिस ही जा रही हूँ। आज कोई केस तो है नहीं, इसलिए कोर्ट नहीं जाना है। हम दोनों ऑफिस में ही बात कर लेंगे। आदित्य हाँ, मैं सर हिलाकर उठता है। ईशा मधु जी की तरह देखकर, चाची अब ऑफिस जाकर आते हैं। आप अपना ख्याल रखना, और आटा लगा दिया है हमने, साथ ही सब्जी भी बना दी है। मधु जी हाँ, मैं सर हिला देती है। ईशा और आदित्य दोनों कार की तरह आते हैं। ईशा कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और आदित्य उसके पास वाली सीट पर। आदित्य क्या बात है, तो बहुत दिनों से परेशान लग रहा है मुझे। ईशा वो बात ही कुछ ऐसी है। मैं इस शहर में किसी मकसद आया था। मुझे यहाँ आए बहुत साल हो गए हैं, पर वो काम अभी तक नहीं हुआ जो मैं करने के लिए आया था। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, ईशा राघव की तरह देखकर कहती है। ईशा मेरी फैमिली और मैं जोधपुर से है। मैं कुछ साल पहले यहाँ इस शहर में इसलिए आया कि मैं अपनी बहन को ढूंढ सकूं, वो बहन जिसकी ना मुझे शक्ल पता ना ही यह पता है वो कहाँ है, जिंदा है या मर गई, मतलब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ईशा अचानक से ब्रेक लगाती है। आदित्य और ईशा दोनों सामने की तरह देखते हैं। ईशा सामने खड़ी औरत को देखकर, यह तो वही बूढ़ी औरत है। वो बूढ़ी औरत सामने एक ठेले पर खड़ी थी। ईशा जल्दी से गाड़ी से बाहर आती है। आदित्य हैरान होकर, बूढ़ी औरत? वो भी ईशा के साथ साथ गाड़ी से बाहर निकलता है। ईशा उस बूढ़ी औरत की तरह आकर, आंटी आप कैसी हैं अब, और आप वहां अस्पताल से अचानक से चली क्यों गई थी? आंटी ईशा की तरह, अरे तुम, मैं 2 दिन से तुम्हारा ही पता ढूंढ रही थी। तुम्हें थैंक यू कहना था। तुमने उस दिन मेरी जान बचाई इसलिए। आंटी इसमें थैंक यू की क्या बात है, पर आंटी मैं भी आपको ही ढूंढ रही थी। आप अस्पताल से भी बिना बताए चली गई। हाँ बेटा, वो एक जरूरी काम आ गया इसलिए मुझे जाना पड़ा था। अच्छा तुम चलो ना, मेरा घर यही पास की बिल्डिंग में ही है। उस बूढ़ी औरत की नजर आदित्य पर जाती है। ईशा आदित्य का परिचय देती हुई, आंटी यह मेरा भाई और दोस्त दोनों है। आदित्य हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत को नमस्ते करता है।
बूढ़ी औरत ईशा की तरह और आदित्य की तरह देखकर आओ ना, मैं तुम दोनों के चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी, फिर कभी आएंगे ना, वो अभी मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ईशा की बात सुनकर अच्छा ठीक है, पर फिर कभी भी जरूर आना तुम। ईशा हाँ, मैं सर हिला देती है। फिर आदित्य की तरह देखकर चलने को कहती है। आदित्य और ईशा दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। ईशान पर बार बार कोई नजर रख रहा था। एक आदमी जो चेहरा ढका हुआ था ईशान की तरह ही खेल के मैदान में बढ़ रहा था, पर टीचर को ईशान के आसपास देखकर वहां से दूर चला आता है। राघव अपने केबिन में था। केबिन का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। राघव अंदर आने को कहता है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।